ओडेसा से। आप दोनों से मेरा सवाल है, एक एक करके फिरोज और अदनान आप जवाब दीजिएगा। पहले फिरोज आप बोलिए कि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से बताना चाहते हैं हमें? मैम, इस वक्त मैं यूक्रेन के ओडेसा सिटी में मौजूद हूँ मैम, जो नियर मोल्डोवा बॉर्डर और नियर ब्लैक सी है। हम्म। मैम, यहाँ पे हालात जो है वो मतलब अब नॉर्मल हैं। अभी कुछ मॉर्निंग से तो अब तक कुछ हुआ नहीं। हम्म। बट मैम, अभी जो राहत की खबर हमें मिली है अभी कि एक चर्नोविस्की का एक जो एक टीम है वो रोमानिया बॉर्डर की तरफ चली है। हम्म। तो मैम, अभी कुछ देर पहले एम्बेसी से हमें ये भी मैसेज आया कि भाई आप आपके लिए इंतजाम किया जा रहा है और हम जल्दी ही हमारी टीम पहुंचेगी। हम्म। रोमानिया और हंगरी हम्म। जितने भी बॉर्डर कंट्री हैं। तो मैम, उससे हमें थोड़ा सा राहत मिली है मैम, लेकिन एक परेशानी ये आके बीच में आ गई है मैम कि हम यहाँ से बॉर्डर तक पहुंचेंगे कैसे मैम। हम्म। और अगर यहाँ से बस वगैरह अरेंज होती हम्म। हैं विथ इंडियन फ्लैग, तो मैम हम्म। हम वहाँ हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा वहां तक, हम्म। तो बीच में कुछ होना हमें मैम, ये सारी चीजें, ये हम्म। सारे सवाल जो है मेरे हैं गवर्नमेंट से मैम। अदनान, आपको भी इसके अलावा कुछ कहना है? क्योंकि जो स्थितियां हैं, भारत सरकार कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कुछ जरूर गलतियां हो रही हैं जो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे वहां रहते हुए। मैम यहाँ पे सिचुएशन अब इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है दिन ब दिन। मैम, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, घंटे पे घंटे हम लोगों को काफी ज्यादा डर हो रहा है। हम्म। रात में मैम सो भी नहीं पा रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं तो सायरन की आवाज से उठ रहे हैं। हम्म। ये अलार्म बजता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा टेस्टिंग अलार्म है हम्म। और कौन सा रियल अलार्म है। बंकर्स की लोकेशन के बारे में भी थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं एकदम। और एयर स्ट्राइक का भी मैम खतरा बना हुआ है कि मैम ओडेसा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है यूक्रेन की, जो कि बिल्कुल मैम ये ब्लैक सी के बे पे है। तो इस हम्म। वजह से इस सिटी के बच्चों को भी मैम जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने के लिए हमारी मैम भारत सरकार से यही गुजारिश है। और वो भी तब, ऐसी स्थिति में मैं चाहती हूं इस वक्त मैं कर्नल टिक्कू से जुड़ूं। कर्नल टिक्कू, एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रही थी कल कि ब्लैक सी में रशिया ने अपने टैंक और तोपों की पूरी तैनाती की हुई है और ओडेसा से वो पूरी प्लानिंग करने के लिए तैयारी कर रहा है कि किस तरह से कीव को ट्रैक किया जाए, जो आज दिख रहा है। तो ओडेसा में जो बच्चे मौजूद हैं, जरा बताइए इस वक्त वहां क्या स्थितियां बन सकती हैं जिसकी संभावना है? देखिए, ओडिशा ब्लैक सी का एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट पोर्ट है और जहां पर पूरा निरंतर अभी रशिया का है। मुझे नहीं लगता है कि कोई चांस है इंडियन स्टूडेंट्स का वहां से ब्लैक सी से निकलने का। तो उनको हिंटरलैंड में जाना पड़ेगा ये, और उसके बाद पोलैंड, हंगरी या रोमानिया से क्रॉस करना पड़ेगा बॉर्डर, और उसके बाद वहां पर इंडिया कुछ बंदोबस्त कर सकता है इनको लेने का। लेकिन इन्होंने एक बहुत रेलेवेंट सवाल आपसे पूछा, बल्कि उसका कंसर्न भी एक्सप्रेस किया। वो ये है कि जहां पर ये ओडिशा में हैं या किसी और जगह पर है जहां से उनको बॉर्डर में जाना है, तो उनके पास जब कोई ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, कोई सुरक्षा का बंदोबस्त है नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि लड़के पैदल जाएंगे क्या बॉर्डर तक? और अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, उनको बॉर्डर क्रॉस करने कौन देगा? बिल्कुल। क्योंकि आजकल की ये अनसर्टेनिटी इतनी जबरदस्त है कि बॉर्डर भी पोलैंड, हंगरी, रोमानिया सब ये बॉर्डर सील हो चुके होंगे। कौन आ रहा कौन जा रहा है, जब तक उनका ऑथेंटिकेशन न हो, जब तक गवर्नमेंट उनको इजाजत ना दे, जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो, तो उनको कोई क्रॉस भी नहीं करने देगा। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और ये तो तभी ठीक हो सकती है अगर जंग में थोड़ा सा विराम लगे और गोलाबारी बंद हो, ट्रूप्स का मूवमेंट बंद हो, जो तो नहीं नजर आता है। तो मैं मानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स की वहां पर स्थिति थोड़ी खराब है। मेजर जनरल और जी, मेजर जनरल पहले एजेपी जैनी जी, जैसा कि सर कह रहे हैं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहती हूँ। अभी जानकारी है कि स्वीडन मदद करने को तैयार है यूक्रेन की। इस बीच इंफॉर्मेशन ये भी कि रोमानिया बॉर्डर की तरफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। इस स्वीडन का मदद करना और रशिया के तेवर बिल्कुल तरेर कर खड़े रहना क्या स्थितियां बता रहा है? देखिए, इस समय जो भी यूक्रेन के समर्थन में आएगा वो रशिया से दुश्मनी मोले बिना नहीं रह सकता। क्योंकि कोई भी इस समय हेल्प करेगा, अगर ट्रूप से हेल्प करेगा या हथियारों से हेल्प करेगा, किसी भी तरीके से हेल्प करेगा यूक्रेन को, रशिया उसका जरूर अहमियत उसकी लेगा। और ये स्टूडेंट्स का जो पलायन है प्रीति, ये कोई एक आसान काम नहीं है। आप देखिए, 16,000 14,000 भी अगर माने तो 14,000 लोग, 20,000 जो इंडियन पॉपुलेशन वहां पे जो हमारे डायस्पोरा है, उसमें से 14,000 से 16,000 स्टूडेंट
अगर एक हवाई जहाज में 300 लोग भी आते हैं, 250 भी आते हैं, या भर के आप 400 भी लाते हैं, तो आप देखिए कि 1000 में 2 तो 20,000 में हमें कम से कम नहीं तो 80 हवाई जहाज चाहिए। सर, मैं 80 आपको हवाई रोक रही हूं, एक जहाज बड़ी खबर आ रही है इस बीच। यूरोपियन काउंसिल की बैठक से संबंधित जानकारी ये मिल रही है इस बारे में कि इस बैठक में रूस की सदस्यता रद्द करने पर महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, यानी कि मतदान होगा। रूस को आतंकी देश भी बोला गया है। बड़ी खबर, थोड़ी देर में यूरोपियन काउंसिल की बैठक होगी और इस बैठक में रूस की सदस्यता रद्द करने के लिए मतदान होगा। रूस को आतंकी देश भी बोला गया है, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट रशियन के रुख पर होगा, रूस के रुख पर होगा, यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यूरोपियन काउंसिल की बैठक होने वाली है और रूस का इस पर कितना इंपैक्ट होगा, अगर ऐसा होता है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में जब यूक्रेन सशर्त कह रहा है कि पहले हथियार यूक्रेन डाले, उसके बाद बातचीत होगी। ऐसे में मेरा जैनी जी आपसे ही सवाल, यूरोपियन काउंसिल की बैठक में अगर सदस्यता रद्द करने पर मतदान होता है तो क्या स्थितियां बन सकती है, और वो भी तब जब रूस को आतंकी देश कहा जा रहा है। यूरोपियन काउंसिल कुछ भी कर ले, रशिया के बाल भी नहीं टेढ़े होंगे, क्योंकि पूरा यूरोप के तेल और गैस और एनर्जी सप्लाई पे मुनस्सर है। अगर उसने गैस सप्लाई इनकी बंद कर दी, इनका बाजा बच जाएगा, इनकी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, इनके टैंक्स खड़े हो जाएंगे, इनके चूल्हे नहीं जलेंगे। सब पूरा का पूरा यूरोप, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, फ्रांस, राइट अप टू यूके, स्पेन, स्वीडन, इटली, ग्रीस, सारे के सारे डिपेंडेंट हैं रशियन गैस और ऑयल के ऊपर। ये भी एक संभावना के तौर पर ही देखा जा रहा है जैनी जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेज टिक्कू जी ये भी हो जाता है कि वो अमेरिका जो लगातार बैक कर रहा था यूक्रेन को कि तुम खड़े हो, हम तुम्हारे पीछे हैं, और फिर बाद में हथियार डाल दिया जाता है। नाटो कहता है कि सदस्य देश यूक्रेन है ही नहीं, हम करें तो करें क्या। सबसे पहले जो आपने ये सवाल पूछा है, इसमें यूरोपियन यूनियन की सदस्यता रद्द करना और सैंक्शन लगाना, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। इसका इस जंग के ऊपर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जंग तो 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। यूक्रेन को सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि रशिया बहुत ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी से आया है, और जो होगा बाद में इन सैंक्शन की वजह उसका इस जंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये तो बिल्कुल गलती थी ज़ेलेंस्की की कि उन्होंने नाटो के ऊपर भरोसा किया, और वो भरोसा करने से उन्होंने बार बार रशिया को प्रोवोक कर दिया ये एक्शन लेने के लिए। तो मैं मानता हूं कि ज़ेलेंस्की को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो भी अभी आप स्वीडन की बात कर रहे थे कि स्वीडन ने उनको बोला है हम मदद के लिए भेजेंगे। मैं तो बिल्कुल हैरान हूं इस बात से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो स्वीडन बिल्कुल न्यूट्रल रहा, और इस वॉर में वो पहले ही इस वॉर में घुसे जा रहा है, तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो किस प्रकार से मदद कर सकते हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। वो अंदर कोई सामान तो भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि रशिया भेजने नहीं देगा, उनका एयर सुपीरियरिटी है, वो एयर स्पेस को बंद किए हुए हैं, बॉर्डर पर वो आ जाएंगे, वो बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करने देंगे। अदनान और फिरोज का रुख कर रही हूं इस बार। फिरोज, आप लोग खुद बता रहे हैं कि दिक्कतें हैं कि हम वहां पर पहुंचे कैसे, जैसे बॉर्डर एरिया पर जाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में आप लोग जो आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ नतीजा निकल रहा है, या फिर स्थितियां वैसी हैं जैसा कि पहले थी 2 दिन पहले। मैम नतीजे का क्या बताएं मैम, यहाँ पे एडवाइजरी में उन्होंने कहा है एम्बेसी ने कि आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए। मैम हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है कोई प्रॉपर, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो चले गए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है 2-3 साल पहले जो है कुछ रेक्टर इशू की वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ कोई हमारा मतलब देखने वाला नहीं है जो यहाँ हमको लीड कर सके। तो मैम एम्बेसी जो है कुछ इंतजाम यहाँ से कराया ताकि हम सेफ पैसेज से वहां तक पहुंच सकें। और मैम एक सवाल मेरा ये भी है कि मैम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुतिन से जो बात किए हैं, एक सिक्योरिटी क्लैरिटी जो है हमको वो मिल जाए कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा 600 या 700 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है बाय लैंड। तो मैम उस बीच यहाँ बॉम्बिंग वगैरह जो भी हो रही है रिस्पेक्टेड सिटीज में, तो मैम कुछ हो ना हमें।